नमस्कार दोस्तों। एजुकेशन 790 से मैं सुरेश यादव। दोस्तों, आज हम देखेंगे भारतीय संविधान का विकास। भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम यहाँ साथ देखेंगे। संविधान मतलब होता है सबके लिए बराबर विधान, समधन विधान। समधन विधान, इसका अगर संधि विच्छेद करेंगे समधन विधान, तो ऐसा विधान, ऐसा नियम जो सभी के लिए बराबर हो, तो इसे कहा जाता है संविधान। अब देखिए, संविधान की जो शुरुआत पड़ती है, यह 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों के द्वारा जीत लिया जाता है। 1757 में जो प्लासी का लड़ाई होती है, प्लासी की लड़ाई को आप प्लासी षड्यंत्र भी कह सकते हैं, लड़ाई तो थी ही नहीं वह। और इसके बाद 1764 में जो बक्सर युद्ध होता है, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों को भारत में राज करने का काफी चांस मिल जाता है, मौका मिल जाता है। बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन का शिकंजा कसा और इसी शासन को अपने अनुकूल बनाए रखने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर कई एक्ट पारित किए, जो भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ी बनी। क्योंकि 1757 और 64 के बाद उनको काफी यहाँ पे अपने पैर पसारने का मौका मिल गया। अब इसमें देखिए, 73 का रेगुलेटिंग क्यों आता है? क्योंकि 1757, इसके बाद 1764, 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है और 1770 में बंगाल का काल पड़ जाता है। कब? 1770 में, याद रखिएगा। 1770 में जब बंगाल का काल आता है, तो उस काल में काफी जनता वहां की मारी जाती है और इसकी रिपोर्ट जब वह ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहुंचती है, और यहाँ के जो उस समय लोग थे या जो यहाँ पे हेड थे, वह वहां से पैसे का डिमांड करते हैं। उस समय ब्रिटिश संसद जाग जाती है। ब्रिटिश संसद जागती है कि इतना पैसा होने के बावजूद भी इनके हमसे क्यों मांगने की जरूरत पड़ रही है। इन सबको देखते हुए वहां से कुछ मुख्य लोग भारत आते हैं और आने के बाद जो यहाँ देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि अब यहाँ पे अराजकता फैल चुकी है। उस अराजकता को समाप्त करने के लिए या कम करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है और इस अधिनियम का अत्यधिक संवैधानिक महत्व है। जैसे भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण हो गया। मतलब कि इसमें जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसकी देखरेख में इसका शासन चलने लगा। किसका? कंपनी का। जहां कंपनी का एक तरफा वो था, वह समाप्त हो जाता है। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिल गई। इसके द्वारा कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। किसकी रखी गई? केंद्रीय प्रशासन की। कि मतलब केंद्रीय मतलब प्रशासन हुआ कि किसी एक को उस सत्ता का मुखिया बनाया गया। किसी एक को सत्ता का मुखिया बनाया गया। अब इसकी विशेषता देखिए कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल नाम दे दिया गया। तो इसमें दो जो और थे उनको हटा दिए गए, मुंबई और मद्रास के। और इसके तहत प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ठीक है, इतिहास में चेंजेस होना चाहिए क्योंकि लॉर्ड इनके आगे से हटने चाहिए। भारतीयों में प्रयोग उचित नहीं है। उस समय भले था, लेकिन अब ये सब शोभा नहीं देता है। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसने गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता के संयुक्त रूप से प्रयोग करते थे। इसमें देखिए कुछ प्रमुख लोग बना दिए, एक तो गवर्नर जनरल और उसके साथ 4 सदस्य दे दिए गए। इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की जाती है, क्योंकि न्याय जो होगा या जो भी मामला आ, होगा, वह कहाँ जाएगा? इसी अदालत में जाएगा। ये उच्चतम न्यायालय वो नहीं है जो आज की है, यह एक अलग थी, आप ये ध्यान रखिएगा। जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश से प्रश्न आया हुआ है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग क्या है? बहुत प्रमुख प्रश्न है और काफी इतिहास प्रश्न बनता है। इसको आप ध्यान रखिएगा। प्रथम मुख्य न्यायाधीश और स्टेटमेंट में आता है यह। तो इसके मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजाह इम्पे और अन्य 3 जो थे चैम्बर्स, लिवेस्टर और हाइड। ये ध्यान रखिएगा, कई बार स्टेटमेंट पूछ लेता है, एक नाम इसमें से हटा देगा, तो ध्यान रखिएगा। इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। मतलब ये जो सब चल रहा था, दलाली, रिश्वतखोरी, यह सब बंद किया गया। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। अभी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लोग थे, यह कंपनी की हर गतिविधि पे नजर रखने लगे, हर गतिविधि पे। फिर देखिए नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। लेकिन एक चीज बता दूं बच्चों की, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इससे आप बिल्कुल ना समझिएगा कि यह भारतीयों के लिए कुछ किया जा रहा है। इसमें कुछ भी नहीं। जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और जो ब्रिटिश संसद है, वह सब अपने भले के लिए सारी चीजें कर रहे हैं। भारतीयों की स्थिति तो और भी बुरी होने वाली है, ऐसा आपको
इसमें समझना है। अब देखिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 जो होता है, रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया। अब देखिए जो 1781 आता है, जो कुछ खामियां रह गई थी 1773 में, उसमें और सुधार किया जा रहा है। ये देखिए ऐसे धीरे धीरे कई एक्ट्स आएंगे, कई इसमें चार्टर आएंगे। रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए इस एक्ट का प्रावधान किया गया। इस एक्ट के अनुसार कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार दे दिया गया। अब देखिए इसको इतना बड़ा एरिया मिल गया, इतना बड़ा एरिया मिल गया, यह सब जगह, क्योंकि उस समय नेपाल, बांग्लादेश ये सब इसी के साथ जुड़े हुए थे, इसी में थे। फिर देखिए 3 साल बाद पिट्स इंडिया एक्ट आ जाता है। इस एक्ट के दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुआ। इसमें देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर बना दिए गए। अब जो व्यापारिक मामला था, बिजनेस से जो देखने का था, वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखते थे। ध्यान रखिएगा, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किस चीज को देखते थे, तो व्यापारिक मामलों को देखते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों को। क्या देखते थे? राजनीतिक मामलों को। इसके बाद देखिए 1773 का चार्टर अधिनियम आता है 20 साल बाद, 20-20 साल करके चार्टर आए हैं। तो पहले 73 आया था, फिर 20 साल बाद 1793 में यह चार्टर अधिनियम आता है। यानी इसमें देखिए क्या होता है, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि को भारतीय राजस्व देने की व्यवस्था की। अब देखिए इसमें क्या था कि आप भारत में कार्य कर रहे हैं, तो जो भारत से रेवेन्यू आएगा उस हिसाब की पेमेंट मिलेगी। मतलब इंग्लैंड के ब्रिटिश संसद से इसका कुछ लेना देना नहीं था। नेक्स्ट देखिए फिर आपका 20 साल बाद क्या आता है, 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। ये चार्टर अधिनियम 20-20 साल बाद आए हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता, कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। कंपनी के भारत के साथ व्यापार करने में एकाधिकार जो था वो छीन लिया गया। उसे चीन एवं पूर्वी देशों के साथ चाय का केवल व्यापार रखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि मतलब कि चाय का केवल व्यापार करने का अधिकार किस एक्ट तहत दिया गया था, 1813 में। ये ध्यान रखिएगा, बाकी सारी चीजें का एक अधिकार छीन लिया गया था, केवल चीन और पूर्वी देशों के साथ ही बचा था। यह 20 वर्षों के लिए। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत मान्य की आज्ञा नहीं थी, क्योंकि 1813 ईस्वी अधिनियम द्वारा ईसाई पादरियों की आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने का। अभी क्या करते हैं, यहाँ के लोगों को बदलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ के लोगों को बदलना स्टार्ट करते हैं और ईसाई धर्म अपनाने के लिए या उसके बारे में यहाँ प्रचार शुरू होता है। अब ये सब जो भी कदम है भारत के लिए सभी घातक कदम है। सभी क्या है? घातक कदम है। 1 से 2 बार आपको दोस्तों जरूर देख लेना। देखिए 20 साल बाद फिर आपका 1835 ईस्वी का चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या थी? इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार होता था। अब कंपनी यहाँ खत्म हो गई, उसको व्यापार का जो पूरा अधिकार था सब समाप्त हो गया। जो कुछ करेगी वह ब्रिटिश संसद जो आदेश देगा उसके तहत करेगी। अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत पर शासन करना रह गया। क्या रह गया? मात्र भारत पर शासन करना रह गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। कहाँ? 1833। अब इसका मतलब ये समझिए कि हमारे देश में जो मुगल सम्राट थे यह काफी जर्जर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? क्योंकि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वह अब भारत का गवर्नर जनरल कहा लेगा। ये आप जरूर याद रखिएगा कि किस चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बनता है। तो यह किसके तहत होता है? 1833 में। बंबई तथा मद्रास की परिषदों के विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। विधिक परामर्श गवर्नर जनरल के परिषद के विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को भी एक शामिल कर लिया गया इसमें। किसके लिए? विधिक परामर्श के लिए। भारत में दास प्रथा को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया और 1843 में उसका पुनरुद्धार कर दिया जाता है। किसका? दास प्रथा का। कब किया जाता है? 1843 में। अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म, मूल वंश, रंग के आधार पर अयोग्य न ठहराए जाने का उपबंध किया। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसको आप सब जरूर ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बनेगा। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दे दिया गया। इसको गवर्नर जनरल को। नवा है कि भारतीय कानूनों का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग नियुक्त की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन हुआ। याद रखिएगा कि प्रथम विधि आयोग जो गठन हुआ था वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था? लॉर्ड मैकाले की। जरूर आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए 33 के बाद 20 साल बाद 1853 के चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम की मुख्य विशेषता क्या है? तो आप देखिए
हर अधिनियम को ध्यान से पढ़ना और इसके देखना कि उस अधिनियम में जो कमी थी उसके दूसरे अधिनियम में वह दूर किया गया है। इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई और इसके लिए 1854 ईस्वी में बैकाले समिति नियुक्त की गई। अब देखिए यहाँ पे जो वंशानुगत होते थे वह खत्म करके प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत हो गई उच्च पदों के लिए। और इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल के परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों से अलग कर दिया गया। उसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। अब देखिए 1858 अब भारत शासन अधिनियम हो गया, चार्टर नहीं है, भारत शासन अधिनियम आ गया है। अब यहाँ से शासन अधिनियम आएंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब 1858 क्यों भारत का शासन अधिनियम आता है? क्योंकि जो आखिरी मुगल सम्राट होता है उसको पदच्युत कर दिया जाता है और इस प्रकार से जो मुगल सम्राट का पद था वो समाप्त कर दिया गया। अब ये भारत जो है पूरा ब्रिटिश भारत हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रिटिश भारत हो जाता है। और अब महारानी डायरेक्ट यहाँ पे अब हस्तक्षेप करेगी हर मामलों में। 1858 को जब भी यहाँ कोई शब्द आएगा ब्रिटिश भारत, आप याद रखिएगा कि 1857 के बाद की कहानी है। 1857 के अंदर ब्रिटिश भारत लिखा हुआ है, इतने से आपको समझ जाना है। तो भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया। जो कंपनी देख रही थी अब किसके हाथ में आ गया? ब्रिटिश क्राउन को। सीधा इस पे महारानी का हस्तक्षेप आ गया। ये आप सब दोस्तों ध्यान रखिएगा। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। इसकी मंत्री पद की 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार और 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा। और भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। भारतीय सीधा जो है ब्रिटिश संसद से सारी चीजें होती है। मुगल सम्राट पद को समाप्त कर दिया गया। मुगल सम्राट उस समय कौन थे? मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय और चल रहे थे, बहादुर शाह द्वितीय। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर पद को भी समाप्त कर दिया। जो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर स्टार्ट हुए थे वह यहाँ पे 1898 अब समाप्त, क्योंकि अब इनकी कोई जरूरत नहीं है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। भारत में शासन संचालन के ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, जो काम यहाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कर रहे थे, अब यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया करेंगे। यह कौन करेंगे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों को ब्रिटिश संसद को उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन का संपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक अंतिम होता, चाहे वह नीति के विषय में हो अथवा अन्य ब्यौरे के विषय में। अब मतलब सारा जो एक पावर दे दी गई भारत के राष्ट्र सचिव को, यह वहां के संसद में अपनी बातें बताता था। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके यहाँ देखिए वायसराय हो जाता है। क्या हो जाता है? जो गवर्नर जनरल था वायसराय कर दिया गया। अतः इसी समय में गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। कौन? लॉर्ड कैनिंग। तो कई बार पूछा जाता है कि अंतिम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग और अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय तो कौन हो जाते हैं? लॉर्ड कैनिंग। अब देखिए फिर आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता क्या है? देखिए इसकी मेन विशेषता ध्यान दीजिए, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया। गवर्नर जनरल जो कार्यकारिणी परिषद थी उसका विस्तार किया गया। विभागीय प्रणाली का प्रारंभ हुआ। गवर्नर जनरल को पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। ऐसे अध्यादेश की अवधि मात्र 6 महीने होती थी। गवर्नर जनरल को बंगाल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, पंजाब में विधान परिषद स्थापित करने की शक्ति प्रदान की गई। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। वायसराय कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकित कर सकता था। मतलब इसमें कुछ लोग भारतीयों को भी जो है गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामांकन करना शुरू होते हैं। देखो 1862 में लॉर्ड कैनिंग ने तीनों भारतीयों जैसे बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। याद रखिएगा कब? 1862 में। ये महत्वपूर्ण राजा थे। अब देखिए 1873 ईस्वी का जो अधिनियम आता है, इस अधिनियम द्वारा उपबद्ध किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। देखिए अब इसमें एक वार्निंग दे दी गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की देयर इज नो नीड, अब इसी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी समय भंग की जा सकती है। तो 1 जनवरी 1884 को, अब देखिए यहाँ पे आ गया ना, 1 जनवरी 1884 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया, मतलब उसको समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया।
इसके बाद शाही उपाधि अधिनियम 1876। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की केंद्रीय कार्यकारिणी में छठे सदस्य की नियुक्ति कर उसे लोक निर्माण विभाग कार्य सौंपा गया। 28 अप्रैल 1876 की घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। कब? 28 अप्रैल 1876 को महारानी विक्टोरिया क्या होगी? भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम मुख्य विशेषता क्या थी? अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो जाती है। इसे ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस प्रश्न बनता है कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था उसमें अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। इसके द्वारा राजस्व व्यय एवं बजट में बहस करने की और कार्यकारिणी में प्रश्न पूछने की शक्ति दे दी जाती है। इसके राजस्व एवं व्यय और बजट, जो आज बजट चल रहा है, इसमें बहस करने की अनुमति दी गई। अब देखिए, आपको जो प्रमुख है 1909 का भारत परिषद अधिनियम, यहाँ से देखिए इंपॉर्टेंट है, ये काफी प्रश्न यहाँ से बनता है। 1909, 1919 और 1935 ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। 1909 ईस्वी भारत परिषद अधिनियम मार्ले मांटो सुधार के नाम जान, कई बार यही पूछ लिया जाता है कि मार्ले मांटो सुधार कौन सा है? 1909 में है। 1909 ईस्वी में पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि का उपबंध किया गया। देखिए, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्ट होती है कि पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधि का उपबंध किया गया। इसके अंतर्गत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम ने सांप्रदायिकता को वैधानिकता प्रदान की और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक माना जाता है। याद रखिए, कई बार पूछा जा चुका है ये कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसको माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को। भारतीयों को भारत सचिव एवं गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषदों में नियुक्ति की है। भारतीय भी यहाँ पे एंट्री करने लगते हैं। केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने और सार्वजनिक हित के विषय में प्रस्ताव पेश करने, प्रश्न और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। जहाँ केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों को पहली बार बजट पर वाद विवाद करने, सार्वजनिक हितों के विषय में प्रस्ताव पूछने और पूरक प्रश्न पूछने और मत देने का अधिकार मिला। प्रांतीय विधान परिषदों की संख्या में वृद्धि की गई। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने। याद रखिएगा, कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उन्हें विधि सदस्य भी बनाया गया। इस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग अलग प्रतिनिधि का प्रावधान किया गया। 1909 ईस्वी में लॉर्ड मार्ले इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव थे और लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। देखिए, एक सचिव था जो डायरेक्ट वहां संसद में बोलता था ब्रिटिश के, और दूसरे लॉर्ड मिंटो जो थे भारत के वायसराय थे। फिर देखिए, नेक्स्ट महत्वपूर्ण है 1919 का भारत शासन अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। याद रखिएगा, ये नाम कई बार पूछ लेता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अब इसमें देखिए क्या था कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद, दूसरी केंद्रीय। राज्य परिषदों के सदस्यों की संख्या 60 थी, उसमें से 34 निर्वाचित होते थे, उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। और केंद्रीय विधानसभा के सदस्यों की संख्या 144 थी। कितना थी? 144 थी, जिनमें से 104 निर्वाचित तथा 40 मनोनीत होते थे। इनका कार्यकाल 3 वर्षों का था। ये ध्यान रखिएगा, स्टेटमेंट में प्रश्न बनता है। ये दोनों सदनों के अधिकार समान थे। इनमें सिर्फ एक अंतर था कि बजट की सुविधा प्रदान करने का अधिकार निचले सदन को था। देखिए, यहाँ से प्रश्न बस स्टेट पीसीएस और यूपीएससी बनता है, बाकी नॉर्मल एग्जामों के लिए यहाँ से नहीं बनता। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली का प्रवर्तन किया। प्रांतों में द्वैत शासन का जनक लियोनस कार्टियस था। लियोनस कार्टियस था, इसको ध्यान रखिएगा। द्वैत शासन के जनक कौन था? लियोनस कार्टियस। अब देखिए, इस योजना के अनुसार प्रांतीय विषयों को 2 उपवर्गों में विभाजित किया गया। पहला देखिए आरक्षित था, दूसरा हस्तांतरित था। आरक्षित में देख लीजिए वित्त, भूमि कर, अकाल सहायता, न्याय, पुलिस, पेंशन, आपराधिक जातियां, क्रिमिनल ट्राइब्स और छापाखाना, समाचार पत्र, सिंचाई, जलमार्ग, खान कारखाना, बिजली, गैस, वायलर, श्रमिक कल्याण, औद्योगिक विभाग, मोटर गाड़ियां, छोटे बंदरगाह, सार्वजनिक सेवाएं आदि यह किसमें आरक्षित में थी। और हस्तांतरित क्या थी? शिक्षा, पुस्तकालय, संग्रहालय, स्थानीय स्वायत्त शासन, चिकित्सा सहायता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, आबकारी उद्योग, तौल और माप, सार्वजनिक मनोरंजन पर नियंत्रण, धार्मिक तथा अग्रहार दान इत्यादि। आरक्षित विषयों का प्रशासन गवर्नर और उसकी कार्यकारी परिषद माध्यम से किया जाना था, जबकि हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर द्वारा विधान परिषद के उत्तरदायी मंत्रियों की सहायता के लिए किया जाना था। इस द्वैत शासन प्रणाली 1935 ईस्वी के एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया जाता है? यह 1935 में। देखिए आगे यहाँ पे जो हम देखेंगे कि भारत सचिव को अधिकार दिया गया कि
वह भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकता है। महालेखा परीक्षक नियुक्ति क्यों? क्योंकि वह जितना भी फाइनेंशियल मैटर होता है यह पूरा देखेगा। कौन? महालेखा परीक्षक। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया। 1926 में ली आयोग बनता है, कई बार पूछा जा चुका है। 1923-24 सिफारिश की गई थी इसकी और 26 में वो बन जाता है। तो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। इस अधिनियम के अनुसार वायसराय कार्यकारी परिषद में 6 सदस्यों में से कमांडर इन चीफ को छोड़कर 3 सदस्यों का भारतीय होना आवश्यक था। अब इसमें भारतीयों को भी जगह मिली। इसने सांप्रदायिकता आधार सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए भी पृथक निर्वाचन के सिद्धांत को विस्तारित किया। इसमें पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया इसी में। फिर देखिए इसके अंतर्गत वैधानिक आयोग का गठन किया गया, जिसका कार्य 10 वर्ष बाद जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। अब देखिए नोट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भारत अधिनियम 1919 द्वारा भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इंपॉर्टेंट है, आपसे जरूर याद रखना। महिलाओं को अधिकार देने कब मिला? वोट देने का अधिकार है 1919 में। उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज था। कौन था? लॉर्ड जॉर्ज था। ये नाम जरूर आप याद रखिएगा। 1935 बहुत इंपॉर्टेंट, आपके जो आज का संविधान है इसमें से काफी उठाया हुआ है और कुछ उसमें परिवर्तन है। 1935 ईस्वी के अनुच्छेद 1935 अधिनियम के 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां हैं। कितना है? 10 अनुसूचियां हैं। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं जो थी, अखिल भारतीय संघ आ गया है। अखिल भारतीय खेलता हुआ भारत। यह संघ 11 ब्रिटिश प्रांतों, 6 चीफ कमिश्नरों क्षेत्रों और उनकी देशी रियासतों को मिलकर बनना था, जो स्वेच्छा से संघ में सम्मिलित हो। प्रांतों के लिए संघ में सम्मिलित होना अनिवार्य था, किंतु देशी रियासतों के लिए ऐच्छिक था। देखिए प्रांतों को तो अनिवार्य था, मतलब देशी रियासतों को ऐच्छिक था। देशी रियासतें संघ में शामिल नहीं हुई और प्रस्तावित संघ की स्थापना संबंधित घोषणा पत्र जारी करने का अवसर ही नहीं आया। अब प्रांतीय स्वायत्ता, इस अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था का अंत कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार प्रदान किया गया। तो यहाँ ध्यान रखिएगा एक बात, ये जो इम्पोर्टेंट है कि देशी रियासतों के लिए यह ऐच्छिक था। तो वही 3 रियासतें थी जो इसमें ज्वाइन नहीं होना चाहती थी। उसमें देखिए जेएनके भी है आपका। कौन सा है? जेएनके भी। 3 रियासतें नहीं जुड़ी थी, उनको मुश्किलों से जोड़ा गया था। अब देखिए केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। इस अधिनियम में विधायी शक्तियों को केंद्र और प्रांतीय विधान मंडलों में विभाजित किया गया। इसके तहत परिसंघ सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। अब परिसंघ सूची के विषयों का परिसंघ विधानमंडल को विधान बनाने का आनंद शक्ति थी। इस सूची में विदेशी कार्य, करेंसी, मुद्रा, नौसेना, वायुसेना, जनगणना विषय थे। और प्रांतीय सूची में देखिए कौन कौन से विषय थे जो आज समुद्री सूची होती है, यानी इस सूची में वर्णित विषयों का प्रांतीय विधान मंडल कानून बनता था। प्रांतीय सूची में जैसे पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। समवर्ती सूची के विषयों पर परिसंघ और प्रांतीय दोनों ही बना सकते थे। ये समझ लीजिए डिट्टो वैसे ही जैसे आज चल रहा है। समवर्ती सूची कुछ विषय हैं जैसे दंड विधि और प्रक्रिया, सिविल प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद आदि। ऊपर उल्लेखित संबंधों के अधीन रहते हुए किसी भी विधानमंडल को दूसरे शक्तियों का अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं था, लेकिन वायसराय द्वारा आपात की घोषणा किए जाने परिसंघ विधानमंडल की प्रांतीय सूची के विषयों को विधान बनाने की शक्ति थी। 2 प्रांतीय विधानमंडलों के अनुरोध पर परिसंघ विधानमंडल प्रांतीय विधानमंडल के विषय में विधान बना सकती थी। समवर्ती सूची के विषयों को परिसंघ विधि, प्रांत विधि पर अभिवाही होता था। इस अधिनियम में अवशिष्ट विधायी शक्ति वायसराय तक दी गई, जिसमें देखिए बता रहा है कि जो केंद्र था, अगर जो प्रांतीय सूची उसके कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो केंद्र उसमें भी हस्तक्षेप करता था। ये पूरे का मतलब यही है समवर्ती सूची में, जिसमें राज्य अगर नहीं कुछ कर पा रहा है तो सारा कौन करता था? केंद्र। अब देखिए संघीय न्याय की व्यवस्था, इसका अधिकार क्षेत्र प्रांतों एवं रियासतों तक विस्तृत था। इस न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश था, 2 अन्य न्यायाधीश की व्यवस्था की गई। न्यायालय संबंधित अंतिम शक्ति प्रीवी काउंसिल लंदन को प्राप्त थी। तब वो फाइनल डिसीजन कहाँ से होता था? प्रीवी काउंसिल, मतलब यह कहाँ? तो लंदन को प्राप्त था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता थी। इस अधिनियम में किसी भी प्रकार के परिवर्तन का अधिकार ब्रिटिश संसद के पास था और प्रांतीय विधानमंडल और संघीय व्यवस्थापिका इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते थे। भारत परिषद का अंत, इस अधिनियम के द्वारा भारत परिषद का अंत कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति विस्तार, संघीयता प्रांतीय व्यवस्थापिकाओं को विभिन्न संप्रदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति को जारी रखा।
गया और उस विस्तार दलित जातियों, महिलाओं और मजदूर वर्ग तक किया गया। देखिए यहाँ से दलित, महिला और मजदूर वर्ग तक क्या दिया जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान से देखना है। इस अधिनियम में प्रस्तावना का अभाव था। क्या था? प्रस्तावना का अभाव था। इसके द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया, अदन को इंग्लैंड में औपनिवेशिक कार्यालय का अधीन कर दिया गया और बरार को मध्य प्रांत में शामिल कर लिया गया। इसके अंतर्गत देश की मुद्रा साख नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की जाती है और इसने मताधिकार का विस्तार किया। लगभग 10% जनसंख्या को मत का अधिकार इसमें मिल जाता है। अब देखिए 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तावित किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। इस अधिनियम में 20 धाराएं थी। इस अधिनियम का प्रमुख भाग निम्न है। देखिए पहला है 2 अधिराज्यों की स्थापना। अधिराज्य शब्द आया है, ध्यान रखिए क्या है, 2 अधिराज्यों की स्थापना। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बना दिए जाएंगे। उनको ब्रिटिश सरकार सत्ता सौंप देगी। सत्ता का उत्तरदायित्व दोनों अधिराज्यों की संविधान सभा को सौंपी जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। यह 15 अगस्त 1947 का एक बात है। भारत और पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों में एक एक गवर्नर जनरल होंगे और जिनकी नियुक्ति उनके मंत्रिमंडल की सलाह से की जाएगी। वही गवर्नर जनरल को आज क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट। संविधान सभा का विधान मंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती तब तक वे विधान मंडल के रूप में कार्य करती रहेगी। भारत में मंत्री पद समाप्त कर दिए जाएंगे। 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा शासन जब तक संविधान सभा द्वारा नया संविधान बनकर तैयार नहीं किया जाता, तब तक उस समय 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा ही शासन चलेगा। मतलब यह ये सब उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आपको ध्यान रखना है। देशी रियासतों पर ब्रिटेन की सरोपरिता का अंत कर दिया गया। किस पे? देशी रियासतों पे। और उनको भारत या पाकिस्तान किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने और अपने भावी संबंधों का निश्चय करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। इस अधिनियम के अधीन भारत डोमिनियन को सिंध, बलूचिस्तान, पश्चिम पंजाब, पूर्वी बंगाल, पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले को छोड़कर भारत का शेष राज्य क्षेत्र मिल गया। सिलहट जिले ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के प्रवृत्त होने के पूर्व जनमत संग्रह में पाकिस्तान के पक्ष में मत दिया था। तो दोस्तों देखिए यह भारतीय संविधान का निर्माण कैसे होता है और उसके क्या क्या एक्ट आए थे और क्या क्या उसमें अधिनियम थे, उसके महत्व तथ्य। प्रश्न देखिए यहाँ से काफी बनता है लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग में। दोस्तों इसको आप सब ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप सब लाइक जरूर कर दिया करिए, कमेंट जरूर लिखिए। लाइक करने में दोस्तों कुछ नहीं जाता, आपका हमारा मनोबल बढ़ता है, काफी मेहनत लगती है। दोस्तों आप सब इसमें सहयोग करिए और स्किप न करिए, पूरा वीडियो आप सब सुनिए, आप सबको अवश्य लाभ मिलेगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।